हाय विवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है इस 15 सितंबर 2025 की शिफ्ट नंबर 2 में पूछे गए आपके जीके जीएस के क्वेश्चंस के डिस्कशन के सेशन में। इससे पहले के लगभग 10 से 11 जो शिफ्ट है उनका डिस्कशन आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मैंने प्रोवाइड कराया हुआ है। वीडियोस आपको मेरी प्रॉपर प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगी, तो उनको भी आप देखिएगा। और इन सेशंस के अंदर जो ये क्वेश्चंस का डिस्कशन है वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि ये सवाल तो आपके ऑलरेडी एसएससी सीजीएल के अंदर पूछ लिए गए हैं, अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है। जो भी सवाल पूछा गया है उससे संबंधित जानकारी आप लोगों को मैंने प्रोवाइड करने की कोशिश करी है, और इवन जो एग्जामिनेशन का करंट पैटर्न है वो भी आप लोगों को पता चलता है, सो दैट कि आप अपने आप को अपकमिंग जो भी एग्जामिनेशन है उनके लिए तैयार कर पाए। तो चलिए भी डिस्कशन को शुरू करेंगे। आपको क्या करना है, आपको इस सेशन को लाइक जरूर करना है अगर आपको थोड़ा सा भी फायदा होता है। कमेंट्स भी ड्रॉप करके जाया करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आपका कुछ पैसा नहीं लगेगा, इट्स फॉर फ्री। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो लीजिए भी पहला सवाल आपके सामने इस शिफ्ट का ये रहा। व्हाट डू दी कार्व्ड व्हील्स ऑन दी कोणार्क सन टेम्पल रिप्रेजेंट, यानी कि कोणार्क सूर्य मंदिर पर जो उत्कीर्णन चक्र है वो बताइए, दिए गए चार विकल्प में से क्या दर्शाते हैं। तो कोणार्क सर टेम्पल लोकेशन सभी लोगों को रटी हुई होती है कि ये आपका उड़ीसा राज्य के अंदर है, और ये जो आपका मंदिर है वो सूर्य देव के रथ के रूप में माना जाता है। और इस रथ पर बने हुए जो स्टोन के व्हील्स हैं वो सिर्फ डेकोरेटिव नहीं है, बल्कि उनकी एक साइंटिफिक और एस्ट्रोनॉमिकल टूल्स के रूप में इंपॉर्टेंस भी है। अब आपका अगला सवाल यही होगा कि ये जो व्हील्स है इनका यूज क्या है। तो इससे ना टाइम को मेजर किया जाता है, या फिर टाइम मेजर करने के लिए इनका यूज होता है। ये जो व्हील्स है एक तरह से जो सन डायल है, यानी कि जो सूर्य घड़ी है उसकी तरह काम करते हैं। इसके अंदर जो आपको उसकी तीलियां जो स्पोक्स नजर आ रही है ना, और जो मार्किंग्स हैं उनसे आप घंटे और मिनट तक कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है, यही कि प्राचीन भारत के अंदर टाइम और एस्ट्रोनॉमी का काफी जो ज्ञान था वो एडवांस्ड फॉर्म में था। ठीक है, तो ऑप्शन में इन्होंने पहला दिया है प्लैनेट्स। क्या उनसे आपको प्लैनेट्स के बारे में पता चलता है? नहीं, व्हील्स प्लैनेट का मॉडल नहीं है बल्कि टाइम मेजरमेंट का मॉडल है। दूसरा इन्होंने टाइम डिवीजन दिया, तो अभी हमने जाना कि ये आपको टाइम डिवीजन यानी कि समय विभाजन के बारे में आइडिया देते हैं। तीसरा इन्होंने फेस्टिवल दिया है, व्हील्स का फेस्टिवल से डायरेक्ट संबंध नहीं है। और चौथा इन्होंने हथियार यानी कि वेपन्स दिया है, तो टेम्पल की आर्किटेक्चर का वॉरफेयर या फिर वेपन से कोई लेना देना नहीं है। तो ये बातें आप लोगों को याद रखनी है। अब आपसे अगर कोणार्क सर टेम्पल से संबंधित बातें और पूछी जाएं, तो 13th सेंचुरी के अंदर एक किंग हुआ करते थे, ईस्ट गंग डायनेस्टी के राजा, जिनका नाम था किंग नरसिम्हन वर्मन वन। नरसिम्ह देव वन का आपको नाम याद रखना है। और ये जो मंदिर है इसको एक और नाम दिया जाता है, क्या? ब्लैक पागोडा, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। तो टोटल जो व्हील्स हैं वो आपको 24 याद रखने हैं, जो कि टाइम साइकिल को रिप्रेजेंट करते हैं। और जिसको ये डेडिकेटेड है वो कौन से देवता है? वो सूर्य देवता है, सन गॉड है। तो ये आपको बातें आगे के लिए याद रखनी है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड simultaneously by unmarried tribal girls during the Karam celebrations in Jharkhand and Eastern India? झारखंड एवं पूर्वी भारत में करम उत्सव के दौरान अविवाहित आदिवासी लड़कियों द्वारा एक साथ मनाए जाने वाले त्योहार का नाम क्या है? अब इन्होंने आप लोगों को क्या दिया है ना, फेस्टिवल दिया है, लेकिन फेस्टिवल का एक फीचर इन्होंने आपको बताया है, और उस फीचर से आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ कि कौन सा वाला है। तो पहली चीज तो ये फेस्टिवल आपका कहां से संबंधित है? झारखंड और ईस्टर्न इंडिया। तो झारखंड और ईस्टर्न इंडिया में करम फेस्टिवल या फिर कर्मा फेस्टिवल, इसके दौरान जो अविवाहित लड़कियां होती हैं या फिर ट्राइबल लड़कियां होती हैं जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करती हैं, उसे जावा फेस्टिवल कहते हैं। ठीक है, तो अब मैंने यहां पर क्या कहा, आप सभी में सबको आंसर लगा होगा कि कर्मा फेस्टिवल है, लेकिन एक्चुअली में झारखंड और ईस्टर्न इंडिया में इस कर्मा फेस्टिवल के दौरान जो ये अविवाहित ट्राइबल गर्ल लड़कियां फेस्टिवल सेलिब्रेट करती हैं, उससे
जावा फेस्टिवल कहते हैं, तो यहां पर आंसर हमारा ये जावा रहता। ठीक है। और इस त्योहार के अंदर जो लड़कियां हैं वो मिट्टी के बर्तनों में ज्वार या फिर इन तरीके की चीजों को बोने का काम करते हैं। तो ये एक तरीके से फर्टिलिटी, प्रोस्पेरिटी और एक अच्छी हार्वेस्टिंग सीजन का सिंबल माना जाता है। साथ में यहाँ पर गाने और डांस वगैरह भी करे जाते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर कौन सा जाएगा? जावा। ठीक है। अभी कर्मा को लेकर क्लैरिटी है ना, कर्मा एक ब्रॉडर ट्राइबल फेस्टिवल है। जावा सिर्फ वो वाला है जो कि स्पेसिफिकली ये जो कुआरी ट्राइबल लड़कियां थी उनको सेंट्रिक करके है। ठीक है। तो इनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए। तो जावा फेस्टिवल मेनली अनमैरिड ट्राइबल गर्ल से आपका लिंक्ड है, जो कि आपका झारखंड राज्य के अंदर, आपका छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर और आपके उड़ीसा जैसे राज्यों के अंदर कॉमन रूप में मनाया जाता है। एग्रीकल्चर और फर्टिलिटी से जुड़ा हुआ ये फेस्टिवल है। कभी कभी आपसे ये कल्चर और जो ट्राइबल फेस्टिवल वाले सेक्शन होते हैं उसमें इन सवाल को ये पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स ट्रेडिशनल राजस्थानी म्यूजिक, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक राजस्थानी संगीत का सबसे अच्छा वर्णन करता है? लीजिए भाई, ऑप्शन आपके सामने, वर्णन करवाइए भाई। तो होता है क्या है ना, ट्रेडिशनल जब राजस्थानी म्यूजिक का जिक्र करा जाता है तो वहां पर आपको ना डेजर्ट लाइफ, किंग्स, वॉरियर्स या फिर जो उनके लोक कथाएं होती हैं, लव, डिवोशन और सेक्रीफाइसेस, सारे के सारे इस पर आपको आधारित नजर आएंगे। और ये जो आपका ट्रेडिशनल राजस्थानी म्यूजिक है ना, ये म्यूजिक नेचर और डेली लाइफ से डीपली आपको कनेक्टेड मिलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपने एक मांड नाम का एक आपका म्यूजिक का वर्णन सुना होगा। ऐसे आपने पानी हारी, पानी हरी, ये एक आपने सुना होगा। ये सॉन्ग्स हैं। ऐसे आपको और भी मल्टीपल सुनने के लिए मिलते हैं, लंगा कम्युनिटी म्यूजिक के रूप में आपको नजर आएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन एक एक करके देखते हैं। फोकसेस ओनली ऑन टेम्पल रिचुअल्स। देखो, राजस्थानी म्यूजिक सिर्फ रिलीजियस नहीं होते हैं, उनको आप फोक यानी कि लोक, रॉयल स्टोरीज पर भी आप आधारित देखते हैं। तो ये सिर्फ कह देना कि ओनली ऑन टेम्पल रिचुअल्स होंगे, ये वाली बात गलत है। दूसरा है, यूजेस इलेक्ट्रिक साउंड्स एट द बेस, यानी कि क्या ये आधार के रूप में विद्युत ध्वनियों का उपयोग करते हैं? ये वाली स्टेटमेंट भी आपके यहाँ पर गलत रहेगी, क्योंकि ट्रेडिशनल म्यूजिक इलेक्ट्रिक नहीं होता है, ये तो मॉडर्न म्यूजिक में आपका आता है इलेक्ट्रिक साउंड्स। फिर इन्होंने आपको दिया है टाइड टू नेचर, लाइफ एंड स्टोरीज, ये वाला ऑप्शन आपका सही चला जाएगा। यही मैंने कहा था कि ये प्रकृति, जीवन और कहानियों से जुड़े हुए होते हैं, तो याद रखेंगे। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि राजस्थानी ट्रेडिशनल म्यूजिक के अंदर जो संबंधित म्यूजिकल मेजर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसमें आप किस किस का नाम सुनते हैं? आपने सारंगी का नाम सुना होगा, आप वहां पर खड़ताल का नाम सुनते हैं, आप आगोजा का नाम सुनते हैं। तो ये कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि ट्रेडिशनल राजस्थानी म्यूजिक के अंदर यूज होते हैं। ठीक है। अच्छा, कम्युनिटीज आपको जरूर याद रखनी है। एक आपको लंगा कम्युनिटी याद रखनी है, जिसको लेकर ये आपसे कल को पूछ सकते हैं कि बताइए कि ट्रेडिशनल राजस्थानी म्यूजिक में कौन कौन सी कम्युनिटीज अपने अलग अलग योगदान देती हैं। ठीक है। ऐसे ही आपको यहाँ पर मंग अनियार करके याद रखना है। ये भी एक कम्युनिटी का नाम आपको यहाँ पर याद रखना है। तो आपसे कल को ये पूछ सकते हैं कि बताइए कि विच इंडियन फोक म्यूजिक इज लिंक्ड टू डेजर्ट कल्चर। तो वहां पर आपको ये जो लंगा और ये मंगनियार हैं, ये कम्युनिटीज के जो मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हुए म्यूजिक बताए, उसमें आप इनको पिक कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस इज नॉट अलाउड फॉर द प्लेयर्स इन हैंडबॉल। हैंडबॉल में खिलाड़ियों को निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया करने की अनुमति नहीं है? आजकल हमने इस तरीके के सवालों को आता हुआ देखा है कि भाई आपको स्पोर्ट्स दे देंगे और उस स्पोर्ट्स के अंदर की कोई इंपॉर्टेंट इवेंट आपसे पूछ लेंगे। तो अब सिर्फ आपको ये नहीं देखना है कि कोई स्पोर्ट है और वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक आधा चीज पूछ ली कि इसका संबंध बताइए कि कौन से स्पोर्ट्स है। अब वो आपके स्पोर्ट्स के अंदर आपकी जो डीप नॉलेज है वो भी चेक कर रहे हैं। तो हैंडबॉल जो होता है ना, वो एक नॉन वायलेंट और काफी तेज चलने वाला टीम स्पोर्ट है, जिसमें फिजिकल जो कांटेक्ट है वो अलाउड होता है, लेकिन ये डेंजरस एक्शंस इसके अंदर अलाउड नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ओपोनेंट्स के साथ आप बॉल को पुल करना कर सकते हैं, पंच मारकर निकालना कर सकते हैं। तो ये दोनों एक्शन फाउल होते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है ना, इंजरी का रिस्क होता है। तो एक एक करके ऑप्शन देख लेते हैं।
पुलिंग और पंचिंग द बॉल आउट ऑफ एन ओपोनेंट्स हैंड, ये वाली बात गलत है। मैंने अभी आपसे कहा कि इसको फाउल कैटेगरी के अंदर जाना जाता है क्योंकि ये अनफेयर प्ले के अंदर आ जाएगा और इससे सामने वाले को इंजरी भी हो सकती है। ओके, बाकी के जो है आपके ऑप्शन वो क्या है, इंटरसेप्टिंग द बॉल मिड एयर यूजिंग बोथ हैंड्स, यानी कि दोनों हाथों का उपयोग करके हवा में गेंद को रोकना, बिल्कुल आउट आउट है ये तो डिफेंसिव स्किल का इनका पार्ट होता है। ड्रिबलिंग द बॉल बिफोर मेकिंग अ पास, यानी कि पास देने से पहले गेंद को ड्रिबल करना, ये बेसिक रूल है आपके हैंडबॉल का कि ड्रिबल अलाउड वहां पर होता है। ब्लॉकिंग द बॉल विद द टॉर्सो अबव द नीज, यानी कि घुटनों के ऊपर धड़ से गेंद को रोकना, अपर बॉडी से बेल बॉल को ब्लॉक करना अलाउड होता है। तो याद रखेंगे, तो हैंडबॉल में डेंजरस प्ले स्ट्रिक्टली बैंड होता है। बॉल को ओपोनेंट्स के हाथ से फोर्सबली अगर कोई ले रहा है तो वो फाउल होगा। गोलकीपर के वहां पर रूल्स अलग होता है। तो इवन ओलंपिक और एशियन गेम्स में आपका ये जो हैंडबॉल है ना, ये रेगुलर स्पोर्ट है, आपने देखा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एस्टैब्लिश्ड बाय पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा स्थापित नियंत्रण बोर्ड का कार्य क्या था? बहुत ही आसान सवाल है। पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा जो भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस पढ़ाए जाते हैं वो बेसिक चीजें होती हैं। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसके थ्रू बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था। पहली चीज तो ये आपको याद रखनी है। और इस बोर्ड का मुख्य जो काम था वो था ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ाना। जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है और जो मिलिट्री अफेयर्स है उन दोनों को रेगुलेट करना। मतलब ये कि कंपनी का जो रूल है वो गवर्नमेंट के अंदर आ गया और इससे शुरू हुआ एक ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम। तो यहां पर ऑप्शन देखते हैं एक एक करके। टू मैनेज ओनली मिलिट्री ऑपरेशन इन इंडिया, जी नहीं, बोर्ड का रोल सिर्फ मिलिट्री तक लिमिटेड नहीं था। टू ओवरसी टैक्सेशन एंड लोकल रेवेन्यू, रेवेन्यू कंपनी के पास रहता था, बोर्ड सिर्फ पॉलिसी को कंट्रोल करता था। अगला देखेंगे, टू कंट्रोल सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन ब्रिटिश इंडिया, ये वाला ऑप्शन इसमें सही चला जाएगा। ठीक है। तो याद रखना है। इसके अलावा आपसे जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया था, ये बात याद रखनी है, जिससे ये ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम यानी कि कंपनी और साथ में ब्रिटिश गवर्नमेंट दोनों का इन्वॉल्वमेंट आपको नजर आया। तो आपके अलग अलग एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से एक्ट से बोर्ड ऑफ कंट्रोल को स्टैब्लिश किया गया, तो आप वहां पर 1784 को आंसर करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है जी, विच हु वॉन India's first Olympic medals at the 1900 Paris Games by securing silver in 200-meter sprint and 200-meter hurdles। 1900 पेरिस खेलों में 200 मीटर स्प्रिंट और 200 मीटर बाधा दौड़ में रजत पदक हासिल करने वाले भारत का पहला ओलंपिक पदक किसने जीता? यार एक इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे ये कल को किसी के द्वारा भी पूछा जा सकता है। आप देखो, इन्होंने जो आपको ऑप्शन दिए हैं वो ऑप्शन में आपको कितने आसान आसान ऑप्शन दे रखे हैं। क्या आप यहाँ पर मिल्खा सिंह को आंसर करेंगे? उन्होंने ओलंपिक मेडल पहले तो जीता ही नहीं, मिल्खा सिंह ने। उन्होंने तो एशियन गेम्स और जो कॉमनवेल्थ गेम्स है उसके वो चैंपियन थे। तो इसको आप एलिमिनेट करते हैं और ये तो 1900 की बात कर रहे हैं यार। उसके बाद आप यहाँ पर केडी जादव पे आ जाओ। क्या हम केडी जादव को यहाँ पर आंसर करेंगे? इंडिया के पहले इंडिविजुअल ओलंपिक मेडलिस्ट है, लेकिन 1952 में रेसलिंग के अंदर इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था। फर्स्ट ओवरऑल है ही नहीं है। ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आप कर सकते थे और यहाँ पर आप ध्यानचंद जी को भी एलिमिनेट करेंगे। हॉकी के लेजेंड है यार ये, लेकिन टीम स्पोर्ट और लेटर पीरियड का इनका ये समय है। तो कितनी आसान इन्होंने ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे दिए। तो यहाँ पर आपको नॉर्मन पिचर्ड का आज के बाद नाम याद रखना है। इंडिया का फर्स्ट ओलंपिक मेडलिस्ट 1900 पेरिस ओलंपिक्स में। तो ये भी याद रखिएगा कि 1900 के जो ओलंपिक्स हुए थे वो कहां पर हुए थे। तो 200 मीटर स्प्रिंट के अंदर इन्होंने सिल्वर प्राप्त किया और 200 मीटर हर्डल्स में भी इन्होंने सिल्वर जीता था। तो इन्होंने 2 सिल्वर मेडल जीते थे और उस समय पर इंडिया ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करता था। फिर भी मेडल्स इंडिया के नाम से ही यहाँ पर काउंट हुआ करते थे। तो ये जो बाकी के ऑप्शन हैं ये क्लियर रहेंगे। कल को अगर पूछा जाएगा कि फर्स्ट ओलंपिक मेडलिस्ट कौन है, तो आप वहां पर नॉर्मन प्रिचयार्ड का नाम याद रखेंगे 1900 के पेरिस गेम्स के अंदर।
और अगर आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल किसने जीता पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो वहां पर आपको केडी जादव का आंसर करना है 1952 के अंदर रेसलिंग के अंदर। ध्यानचंद जी का नाम आए तो ये तो हॉकी के विजार्ड कहे जाते हैं, और मिल्खा सिंह को आपको पता है कि हम फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं, लेकिन इनका कोई भी गोल्ड मेडल मतलब ओलंपिक मेडल भी नहीं है। ठीक है, वो इन्होंने एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर जीते थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। मैच द फॉलोइंग ताइक्वांडो कोरियन टर्म्स विद देयर करेक्ट इंग्लिश मीनिंग्स। निम्नलिखित ताइक्वांडो कोरियन शब्दों को उनके सही अंग्रेजी अर्थों से मिलाइए। एक तरफ कॉलम ए के अंदर आपको कोरियन टर्म यानी कि कोरियन शब्द दिए गए हैं ये, और दूसरी तरफ उनका इंग्लिश मीनिंग है जो कि आपको इधर दिया गया है। आप इनकी मैचिंग करनी है भाई आपको। क्या कह रहे हैं कि सर हमें तो कुछ भी नहीं पता, ये क्या दिखा रहे हो आप? अगर नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, आज के बाद के लिए हम अपने आप को तैयार रखेंगे। तो अगर ताई कमांडो तो आपने सुना होता है ना, तो इसका मतलब आगे के लिए तो हम याद रख सकते हैं ना, ताई का मतलब होता है टू स्ट्राइक विद फीट, यानी कि पैरों से प्रहार करना। तो ताई का मतलब याद रखेंगे। किसी को ताई याद दिला दी, तो ताई कैसे याद दिलाई उसको? पैरों से तोड़ के, यानी कि पैरों से प्रहार करके। तो ताई का मतलब क्या हो जाएगा? टू स्ट्राइक विद फीट। नॉन ताई कौन, कौन का जो आपको यहाँ पर सेकंड वाला वर्ड दिया है, इसका मतलब क्या होता है? टू स्ट्राइक विद हैंड। तो आप अपने नोन को ही हाथ से भड़काते हैं, तो उसको आप नोन करके याद रख लीजिएगा। तो ताई कौन वाला जो वर्ड है वो आपको बता रहा है कि हाथ से आप प्रहार कर रहे हैं। डो का मतलब क्या होता है, या फिर डो का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? ये होता है डिसिप्लिन या फिर तरीका। तो दो, किसी को कोई चीज देकर अगर आप उसको क्या बता रहे हैं, उसको आप अनुशासन और मार्ग दिखा रहे हैं, तो वो कहलाएगा आपका दो का मतलब डिसिप्लिन और वे। एंड देन फिर इन्होंने एक और वर्ड दिया है दुजांग। दुजांग का मतलब होता है ट्रेनिंग हॉल और प्लेस ऑफ प्रैक्टिस, यानी कि प्रशिक्षण हॉल या फिर अभ्यास का स्थान। तो ये टर्म है, अगर किसी ने ताई कमांडो के बारे में कभी पहले सुना हो तो उनको ज्यादा समय नहीं लगेगा इन चीजों को आंसर करने में। ताई मतलब होता है आपकी फुट टेक्निक्स, आपकी किक्स। नोन मतलब आपकी हैंड टेक्निक्स, मतलब आपके पंच कैसे हैं, आप ब्लॉक कैसे कर रहे हैं। डो मतलब क्या हो गया? आपका वे ऑफ लाइफ, आप कितना डिसिप्लिन है। देन आपका डोजांग जहां पर ट्रेनिंग होती है, यानी कि आपका ट्रेनिंग हॉल। ठीक है, मैं एग्जाम ओरिएंटेड आपसे यही वाली बातें कि जूडो हो गया, ताई कमांडो हो गया, कराटे हो गया, इन इन सभी के अंदर डो वाला जो वर्ड है ना, ये कॉमन है। जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है वे या फिर पाथ। तो ये अगर कल को ये आपका ताई कमांडो के अलावा पूछ ले कि जूडो में जो डो आ रहा है ना, वो ताई कमांडो के अंदर जो डो आ रहा है, कराटे में लेकिन डो का आ रहा है, लेकिन वहां पर भी अगर पूछ ले कि डो कॉमन है, तो उसमें आपका वे और पाथ आपको याद रखना है। ठीक है। अच्छा, एक आपने टर्म सुनी होगी इंडिया की मार्शल आर्ट। अगर कल को मान लो कि आपसे पूछ लें कि बताइए दिए गए चार विकल्प में से इंडिया की मार्शल आर्ट कौन सी है, तो याद रख पाएंगे? मैं यहां पर आपको बता देता हूं। काला याद रहेगा, काला के बाद आप रिपाया, काला रिपाया अट्टू। काला रिपाया अट्टू ये क्या है? ये इंडियन एंशंट मार्शल आर्ट है। तो कल को ये भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, कलारी पैट्टू कहते हैं वैसे इसको, बट आपको याद रखाने के लिए मैंने थोड़ा सा ऐसे करके बोला है। चलिए आगे बढ़ेंगे। द ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट एम्स टू एनहेंस कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिया एंड विच टू साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना का उद्देश्य भारत और किन दो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के बीच में संपर्क को बढ़ाना है? तो ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है, जो कि इंडिया को डायरेक्टली कनेक्ट करेगा साउथ ईस्ट एशिया से वाया रोड नेटवर्क। और ये जो हाईवे है वो किस किस को कनेक्ट करेगा? वो इंडिया को फिर आपका लेकर जाएगा म्यांमार एंड देन थाईलैंड। ये बहुत चर्चित हाईवे प्रोजेक्ट है। तो इसका यही फायदा होगा कि जो हमारा ट्रेड है वो इंक्रीज होगा, उससे जो टूरिज्म है वो इंक्रीज होगा, इंप्रूव होगा, और जो हमारे देश की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसको एक कहीं ना कहीं बढ़ोतरी मिलेगी या बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो क्लियर है ना? इसमें कोई परेशानी तो नहीं है ना? कभी भी अगर ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट का नाम आए तो इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड याद रखना है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी का ये भाग है, और इसमें आपको इसको एक्सप्लेंड करने का भी प्लान चल रहा है, जहां पर थाईलैंड से कंबोडिया, लाओस और वियतनाम तक इसको ले जाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द थीम ऑफ द बुक वाई भारत मैटर्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पुस्तक वाई भारत मैटर्स के विषय का सबसे अच्छा वर्णन करता है। अब आपसे सीधे सीधे वो सवाल नहीं पूछे जाते हैं कि आपको किताब का नाम दे दिया जाए और आपसे पूछेंगे बताइए कि दी गई पुस्तक का ऑथर का नाम बताइए, या फिर वो आपको ऑथर का नाम दे दे और पूछ लें कि इनके द्वारा लिखे गए नॉवल या फिर जो भी इंपॉर्टेंट फिक्शन बुक है उसका नाम बताइए। अब ये पूछते हैं कि बुक के थीम का डिस्क्रिप्शन दीजिए, क्या हो रहा है इसके अंदर। तो वाई भारत मैटर्स आपको यहाँ पर दिया गया है। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि थीम बेस्ड क्वेश्चंस क्योंकि कॉमन होते जा रहे हैं आजकल, और इस तरीके की बातें और इस तरीके की जो बुक है वो बहुत ज्यादा चर्चित अगर बुक है तो पूछ लेते हैं। तो इसके अंदर इंडिया की जो इकोनॉमिक पावर है, जो हमारे देश की कल्चरल डेप्थ है, हमारा ग्लोबल लेवल पर अपने आप को रेलिवेंट दिखाना है, उसको हाईलाइट करता है। और यही पुस्तक आपको बताती है कि भारत सिर्फ एक नेशन नहीं है बल्कि एक सिविलाइज्ड फोर्स है। समझ गए बात को? तो एक एक करके ऑप्शन देख लेते हैं। इंडियाज इकोनॉमिक एंड कल्चरल इंपॉर्टेंस, तो यही वाला आंसर आपका सही हो गया अब इसके अंदर। दूसरा है बायोग्राफी और महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी की जीवनी थोड़ी ना है ये, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर कोई मतलब नहीं दे रहा है, ये तो गांधी जी पर है ही नहीं। एंशियंट मिथोलॉजी ऑफ इंडिया एंड फेस्टिवल मतलब नहीं है। रूरल स्टोरी मोरल वैल्यूज का फिक्शनल है, वही कोई मतलब नहीं है, तो याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट अभी इन विच इंडियन सिटी इज द प्रेस्टिजियस सुब्रोटो कप इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट कंडक्टेड एवरी ईयर। प्रतिष्ठित सुब्रतो कप अंतर विद्यालय फुटबॉल टूर्नामेंट हर साल भारतीय के कौन से शहर में आयोजित किया जाता है। यार ये जितने भी हमारे देश के अंदर होने वाले स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं उनका आयोजन कहाँ पर हो रहा है उस पर संबंधित बातें देखो पूछ ली जाती हैं, और ये करंट अफेयर बेस्ड सवाल है क्योंकि वो चर्चा में रहेगा और आपसे वो सीधे सीधे सवाल पूछ लेंगे। तो ये जो सुब्रतो कप है ना, ये इंडिया का सबसे प्रेस्टिजियस इंटर स्टेट फुटबॉल टूर्नामेंट है। तो पहली चीज आपको याद रखना है कि भाई ये क्या है, एक फुटबॉल संबंधित टूर्नामेंट है और इसका हर साल आयोजन होता है नई दिल्ली के अंदर, ये हमें याद रखना है। इस टूर्नामेंट का मुख्य उद्देश्य यही है कि स्कूल लेवल पर जो फुटबॉल के टैलेंट है उसको प्रमोट किया जाए, ग्रास रूट स्पोर्ट्स को स्ट्रेंथन करना, नेशनल लेवल प्लेयर्स की पहचान करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स है। तो याद रखेंगे। तो कल को अगर सुब्रतो कब को स्टार्ट होने का पूछा जाए कि कब इसको स्टार्ट करा गया था, तो 1960 में इसको स्टार्ट किया गया, और जो कि एक इंडियन एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी के नाम पर रखा गया है, जिसको इंडियन एयरफोर्स के द्वारा आयोजित करा जाता है। यूथ फुटबॉल प्रमोशन का एक मेजर प्लेटफॉर्म है। ये संबंधित बातें भी आपको याद रखनी है। Which Indian political leader was conferred Nambia's highest civilian award during his first state visit to the country? इस भारतीय राजनीतिक नेता को नामीबिया की पहली राजकीय यात्रा के दौरान देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया था। अभी करंट अफेयर बेस्ड सवाल है, और आजकल तो अगर कभी भी किसी भी देश के द्वारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया जाए तो आप उसमें अगर तुक्का भी मारना चाहते हैं तो आप मोदी जी को मार्क कर सकते हैं। पता नहीं कई सारे देशों के द्वारा तो इनको ऑलरेडी इनके अलग अलग देशों के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिए जा चुके हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहली विजिट थी नामीबिया, उसके दौरान नामीबिया का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो उनको दिया गया। तो ये ऑनर दिया गया जो इंडिया और नामीबिया के रिलेशन से उनको स्ट्रेंथन करने के लिए, जो ग्लोबल डिप्लोमेसी में इंडिया का रोल है ना उसको रिकॉग्नाइज करते हुए इस अवार्ड को दिया गया है। बाकी ऑप्शन में देखो आपको रामनाथ कोविंद जी का नाम दिया गया है, ये फॉर्मर प्रेसिडेंट है, लेकिन नामीबिया अवार्ड से इनका संबंध नहीं है। अमित शाह का भी इन्होंने नाम दिया है, हमारे गृह मंत्री हैं, लेकिन स्टेट विजिट पर ये नहीं गए, इस प्रकार का कोई अवार्ड भी नहीं मिला। एस जयशंकर का भी आंसर यहाँ पर नहीं होगा, हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं पर अवार्ड उनको नहीं मिला। तो याद रखेंगे, तो मोदी को मतलब मोदी जी को फॉरेन ऑनर्स मिले हैं, जैसे कि यूएई का ऑनर मिला है, सऊदी अरेबिया, फ्रांस, नामीबिया, ऐसे मल्टीपल देशों ने उन्होंने अवार्ड प्रोवाइड करे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। द लोहित रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर हिमालयन रिवर्स। तो लोहित नदी निम्नलिखित में से किस प्रमुख हिमालयन नदी की सहायक नदी है। यार ये तो इजी कैटेगरी का सवाल हो गया आप लोगों के लिए। आप लोगों को हमारे ज्योग्राफी के डिस्कशन के अंदर इस प्रकार के कितने सारे सवाल मैंने कराए हैं। तो लोहित रिवर एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है किसकी, ब्रह्मपुत्र की। ये तो बहुत ही आसान सवाल हो गया। तो लोहित कहाँ से निकलती है, ये आपके अरुणाचल प्रदेश से निकलती है, फिर चाइना बॉर्डर के पास ही आपकी फ्लो करती है और ब्रह्मपुत्र में मिलकर असम प्लेन के अंदर ये आपका एंटर करती है।
ओके, तो बाकी के जो ऑप्शन इन्होंने दिए गंगा, इंडस, यमुना, ये लोहित से रिवर रिलेटेड नहीं है। ईस्टर्न हिमालयन के रिवर सिस्टम का पार्ट है आपका ये लोहित रिवर, जिसमें ब्रह्मपुत्र है। तो आज तो इन्होंने ब्रह्मपुत्र की लोहित रिवर को ट्राइब्यूटरी के रूप में आपसे पूछ लिया। ऐसे ही बाकी की कौन कौन सी रिवर है, आप दिबांग को याद रखिएगा। आप सुबनसिरी एक बहुत पूछा जाता है, सुबनसिरी रिवर ये भी एक ट्रिब्यूटरी है आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर का। तो इन रिवर्स के नाम भी आपको याद रखिएगा, जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के रूप में जानी जाती हैं। और ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन कहाँ पर है, तिब्बत में। और तिब्बत में इसको किस नाम से जाना जाता है, सांगपो के नाम से। तो ये एक्स्ट्रा बातें भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है जी एलआरए, यानी कि लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे ऑन बोर्ड चंद्रयान 3 was supplied by which space agency? चंद्रयान 3 पर लेजर रेट्रोफ्लेक्टर एरे की आपूर्ति किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा की गई थी? अब हम ये नहीं है कि सिर्फ चंद्रयान को कब लॉन्च करा गया, किसकी जो चीजें थी वो इसमें थी, इसकी डिटेलिंग भी पूछ ली जाती है। चंद्रयान 3 का जिक्र हो रहा है। इस मिशन में जो एलआरए बोले तो लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे ये लगाया गया है, वो है नासा, यानी कि नासा के द्वारा उसको सप्लाई किया गया था। तो यहां पर आप आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी। अब आप अगली चीज मुझसे ये पूछोगे कि जी ये जो एलआरए होता है क्या है, तो मून और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस को एक्यूरेटली मेजर करने में हेल्प करता है ना, वो आपका ये एलआरए करता है। इसके अंदर वो अपनी जो लेजर बीम्स है उनके थ्रू रिफ्लेक्शन से ये आपकी जो डिस्टेंस है उसको एक्यूरेटली मेजर कर पाते हैं। और जो भी फ्यूचर ल्यूनर रिसर्च और नेविगेशन है उसके लिए भी इसका यूज होता है। ठीक है, बाकी के देखो इन्होंने आपकी एजेंसी के नाम दिए हैं, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का नाम दिया है। चंद्रयान 1 में मून इम्पैक्ट प्रोब रिलेटेड इसका कंट्रीब्यूशन था, लेकिन चंद्रयान 3 के अंदर ये एलआरए पर इसका कोई भी रोल नहीं है। जाक्सा किसका है, ये जापान की एजेंसी है, इस मिशन से लिंक्ड नहीं है। बाकी यहाँ पर आपको रोस कोस्मोस का नाम दिया है, ये रशिया की स्पेस एजेंसी है, ये भी इसमें चंद्रयान 3 में इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तो चंद्रयान 3 किसका मिशन है भाई, इसरो का मिशन है। और इसका लैंडर का नाम क्या था, इसकी एक तो वेब सीरीज भी आई है ना, इसके लैंडर का नाम क्या था, विक्रम। ये बेसिक बातें पता होनी चाहिए। इसके रोवर का नाम क्या था, रोवर का नाम प्रज्ञान, प्रज्ञान रोवर। एलआरए क्या था वो मैंने आपको बता दिया, नासा का कंट्रीब्यूशन है। और इंडिया को लेकर अगर पूछा जाए तो इंडिया 4th कंट्री है जिसने मून के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करी है, ये भी बात याद रखनी है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू हार्ट चेम्बर्स, हृदय कक्षा में रक्त प्रवाह का सही क्रम बताइए कौन सा है। यार आपको हार्ट के बारे में पढ़ाया जाता है, और हार्ट के अंदर जो ह्यूमन हार्ट है उसमें ब्लड का एक फ्लो होता है। उस फ्लो को पढ़ाया जाता है कि भाई कौन से एट्रियम से जाएगा, फिर उसके बाद कौन से वेंट्रिकल के अंदर निकलेगा, देन फिर किस कौन से एट्रियम के अंदर आएगा, फिर कौन से वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। तो ये जो सीक्वेंस है ना वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक सीक्वेंस मैं बता देता हूँ, वो आपके बाद आज के बाद याद रखिएगा। सबसे पहले राइट एट्रियम। अब होता है क्या है ना, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना उसको रिसीव करता है आपका राइट एट्रियम। इसको रिसीव कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। फिर उसके बाद कहां पर एंट्री होगी आपके राइट वेंट्रिकल के अंदर, यानी कि जो ब्लड है उन ब्लड को लंग्स की तरफ पंप करने का काम करेगा आपका राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से आप पहुंचेंगे लेफ्ट एट्रियम के अंदर। अब इसमें क्या होगा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से रिसीव करेगा, एंड देन लेफ्ट एट्रियम के बाद ये जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, जिसमें जो ब्लड है ना वो पूरे बॉडी में पंप करा जाएगा। तो कैसे याद रखेंगे, राइट वी लेफ्ट बी। और इनके अंदर क्या क्या हो रहा है वो भी क्लियरली याद रखना है कि राइट एट्रियम के अंदर आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो रिसीव करा गया, राइट वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड है वो लंग्स की तरफ पंप करा गया, फिर लेफ्ट वाला जो एट्रियम है उसमें जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स से रिसीव किया गया, एंड देन फिर लेफ्ट वाला जो आपका वेंट्रिकल है वहां से ब्लड को पूरे बॉडी के अंदर पंप करा गया। तो ये सीक्वेंस आपका करेक्ट रहेगा। तो कहां पर दिया है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये पहला वाला ही ऑप्शन सही हो गया ना बेस के अंदर, कोई परेशानी तो नहीं ना। तो राइट साइड जो होती है, जो कि शुरुआत के दो मैंने
सीक्वेंस में बताए थे, तो राइट साइड के अंदर डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो आपको नजर आएगा, और जब आप लेफ्ट साइड की बात करेंगे तो वो क्या है, वहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड का काम होगा। ठीक है, और याद रखिएगा ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, जो चौथे नंबर पर है, ये सबसे पावरफुल चेंबर होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये सीक्वेंस। चलिए आगे बढ़ेंगे भाई। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। ये दो कथन दिए गए हैं, दोनों पर एक एक करके चर्चा करेंगे। पहला है, इफ अ स्टेट लॉ ऑन अ कॉन्करेंट लिस्ट सब्जेक्ट इज रिजर्व्ड फॉर द प्रेसिडेंट एंड रिसीव्स एसेंट, इट ओवरराइड्स द एग्जिस्टिंग यूनियन लॉ ऑन द सेम सब्जेक्ट इन द स्टेट। क्या कहना चाह रहा है कवि? यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य का कानून राष्ट्रपति के लिए आरक्षित है तो उसे स्वीकृति मिल जाती है, तो वह उस राज्य में उस विषय पर विद्यमान संघीय कानून को रद्द कर देता है। क्या ये बात सही है? ये वाली बात बिल्कुल सही है। अगर कॉन्करेंट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पर स्टेट लॉ अगर प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व हो और एसेंट मिल जाए, तो वो क्या करेगा, स्टेट में यूनियन लॉ के ऊपर प्रिवेल करेगा। ये अच्छा, एक और आपको फैक्ट पता चल गया। सेकंड स्टेटमेंट है, पार्लियामेंट कैन लेटर नलिफाई सच स्टेट लॉ बाय पासिंग अनदर लॉ ऑन द सेम सब्जेक्ट, यानी कि संसद बाद में उसी विषय पर दूसरा कानून पारित करके ऐसे राज्य के कानून को क्या रद्द कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है कि बाद में वही सब्जेक्ट पर वो नया लॉ बनाकर स्टेट लॉ को नलीफाई कर दे। तो इसीलिए यहाँ पर ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट थे, और हम यहाँ पर बोथ 1 एंड 2 वाली जो बात है उसको करेक्ट कर देते हैं। तो आप लोगों से मैं आर्टिकल पूछता हूं कि कॉन्करेंट लिस्ट के कन्फ्लिक्ट रिलेटेड जो आर्टिकल है वो किसके अंदर आएगा? आर्टिकल 254। कॉन्करेंट लिस्ट कन्फ्लिक्ट 254 के अंदर दिया गया है, जहां पर जो प्रेसिडेंट की एसेंट है ना, वो बराबर होती है स्टेट लॉ को टेम्परली सुपीरियोरिटी देने के लिए। तो फिर पार्लियामेंट क्या होती है? वो अल्टीमेट अथॉरिटी होती है। तो ये सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिलेशंस है उस पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट चेंज अकर्स व्हेन साउंड पासेस फ्रॉम एयर इनटू वाटर। जब ध्वनि हवा से पानी में प्रवेश करती है तो क्या परिवर्तन होता है? बहुत ही बेसिक सी आपकी फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब साउंड वेव एयर से वाटर में एंटर करती है तो जो उसकी फ्रीक्वेंसी है ना वो सेम रहती है, लेकिन जो उसकी स्पीड और वेवलेंथ है वो चेंज हो जाते हैं। आखिरकार क्यों? तो होता क्या है ना, फ्रीक्वेंसी को लेकर बेसिक सी बात पढ़ाई जाती है कि फ्रीक्वेंसी सोर्स पर डिपेंड करती है, लेकिन मीडियम बढ़ने से या फिर मीडियम चेंज होने से उसकी स्पीड चेंज होती है, इसीलिए उसकी वेवलेंथ भी चेंज होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी पर मीडियम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहां पर इन्होंने कहा कि जब जो साउंड एयर से वाटर में जा रहा है, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड लेकिन वेवलेंथ वेरीज। ये पहला वाला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया। यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे ना, तो वेव का एक गोल्डन रूल आपको याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी सोर्स डिपेंडेंट होती है, मीडियम डिपेंडेंट नहीं होती, जबकि स्पीड और जो वेवलेंथ है वो मीडियम डिपेंडेंट है। तो ये जो रूल है ये लाइट और साउंड ये दोनों वेव्स पर अप्लाई होगा। तो यहाँ पर ये ए वाला जो ऑप्शन है ये आपको आंसर करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड इज अ पार्ट ऑफ विच कैटेगरी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि समान नागरिक संहिता की अवधारणा भारतीय संविधान के सिद्धांतों की किस श्रेणी का हिस्सा है? यार ये आसान है, सभी लोग एक ही झटके में आंसर कर देंगे कि डीपीएसपी के अंदर आएगा जी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंदर आएगा। तो यूनियन सिविल कोड यूसीसी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, जिसमें डीपीएसपी का ये हिस्सा है। मतलब ये इन्फोर्सेबल राइट नहीं है, लेकिन स्टेट को ये गाइड करता है कि जब सिटीजन्स के लिए आप सेम सिविल लॉज बनाए तो सेम होने चाहिए, चाहे उनकी शादी हो, उनके डाइवोर्स हो, उनके इनहेरिटेंस हो, सेम होने चाहिए। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट ये नहीं होगा क्योंकि यूसीसी इन्फोर्सेबल राइट नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं होगा क्योंकि सिटीजन्स की ड्यूटीज होते हैं। ठीक है, फंडामेंटल जो ड्यूटीज होते हैं प्रियम्बल ऑब्जेक्टिव के अंदर भी आपका नहीं आएगा क्योंकि ये बेसिक आइडियाज बताते हैं। यूसीसी का स्पेसिफिक इसके अंदर आपको मेंशन नहीं नजर आएगा। ठीक है, यूसीसी का आर्टिकल सभी को याद रहता है भाई, 44 आर्टिकल सिविल लॉज को पर्सनल लॉज से अलग रखना बताया जाता है। ऑफन इसके अंदर आपके डिबेट वगैरह भी चलती रहती है।
द स्लोगन हर खेत को पानी, बताइए ये दिए गए 4 विकल्प में से कौन सी योजना के साथ संबंध रखता है? यानी कि हर फील्ड तक इरिगेशन पहुंचाना, यही मतलब है ना, हर खेत को पानी। तो ये स्लोगन बिलोंग करता है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से। ये तो यार कॉमन सेंस भी बता रहा होगा आपका, ये सिंचाई को लेकर बात हो रही है। तो ये जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है ना, इसका उद्देश्य है कि जो वाटर यूज है उसको एफिशिएंट बढ़ाना, इरिगेशन कवरेज को एक्सपेंड करा जाए, माइक्रो इरिगेशन जैसे कि ड्रिपिंग होती है, स्प्रिंकलिंग इरिगेशन होती है, उसको प्रमोट करा जाए। ठीक है। अब देखो बाकी के जो इन्होंने दिए हैं वो कौन कौन सी दिए? परंपरागत कृषि विकास योजना, ये किससे संबंधित है? ये तो आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड है, ये आपका नहीं सही जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये भी आपका गलत है। फसल बीमा योजना तो क्रॉप की इंश्योरेंस स्कीम है। फिर इन्होंने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना इन्होंने ऑप्शन में दिया है, ये आपका जो जनरल एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट पर आधारित बात है उससे संबंधित है। तो याद रखेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का स्लोगन है हर खेत को पानी। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे। यहां पर आपको असर्शन और रीजन दिए गए हैं। अभिकथन बोल रहे हैं कि दिल्ली frequently records the highest AQI level among Indian cities। दिल्ली में अक्सर भारतीय शहरों की सबसे ज्यादा AQI स्तर दर्ज किए जाते हैं। आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि बिल्कुल सही बात है जी, है कि नहीं? तो दिल्ली अक्सर इंडिया के उन सिटीज में आता है जहां पर हाईएस्ट AQI इंडेक्स आपको रिकॉर्ड देखने के लिए मिलता है। इसके कारण क्या है? इसके कारण जो व्हीकल पॉल्यूशन है वो है, जो कंस्ट्रक्शन की डस्ट होती है, जो स्टबल बर्निंग होती है, वो इसका एक प्रभाव होता है। या फिर जितने भी उद्योग हैं, जो इंडस्ट्रियल एमिशंस है, वो उसका एक मेन कारण होते हैं। इवन विंड्स के जो लो स्पीड है विंटर्स के अंदर, वो एक मुख्य कारण होती है आपका एक्यूआई लेवल का ऊपर जाना। तो असर्शन यानी कि जो अभिकथन इन्होंने दिया वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद दूसरा यानी कि रीजन ये बोल रहे हैं कि इट लाइज इन दी लो लाइंग बेसिन सराउंडेड बाई हिमालयाज, यानी कि ये हिमालय से घिरी एक निचली घाटी के अंदर स्थित है। यार ये कैसे सवाल पूछ रही है इन्होंने? दिल्ली तो इंडो गैंगटिक प्लेन में लोकेटेड है, ये हिमालय से घिरी हुई लो लाइंग बेसिन के अंदर थोड़ी ना है। हिमालय से डायरेक्ट बेसिन फॉर्मेशन तो होता ही नहीं है। तो पॉल्यूशन का मेन रीजन ज्योग्राफी नहीं है, बल्कि ह्यूमन एक्टिविटीज और जो मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस है ना, वो है। तो रीजन इन्होंने यहाँ पर गलत दिया है, इसीलिए हमारा जो ऑप्शन जाएगा वो जाएगा कि असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज गलत। ओके। तो ये आपको जो दिल्ली के पोल्यूशन है उनके जो रियल रीजन है वो क्या है कि भाई विंटर इन्वर्जन, यानी कि तापीय उलटना। क्रॉप जो रेजिडुओ की बर्निंग होते हैं, जो पराली वगैरह जलाते हैं, इवन जो वीक डिस्पर्शन है पॉल्यूटेंट्स का, वो एक्यूआई को प्रभावित करता है। और एक्यूआई लेवल आपके एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, करंट अफेयर के अंदर आपके ये बने ही रहते हैं न्यूज में। नेक्स्ट है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लोकेशन इन इंडिया इज नोन फॉर हैविंग सिग्निफिकेंट कोरल रीफ इकोसिस्टम। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान महत्वपूर्ण प्रवाल भित्ति पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जाना जाता है? आप में से अगर कोई भी मेरी ल्यूसेंट जीके वाली जो ज्योग्राफी की क्लासेस हैं, अगर उनको देख रखा है, तो आप लोगों के साथ ऐसे पता नहीं कितनी बार मैंने पॉइंट्स डिस्कस कर रखे हैं। इंडिया में जो मेजर कोरल रीफ इकोसिस्टम है ना, वो कहाँ पर मिलता है? वो आपका गुजरात के अंदर मिलता है। गुजरात का जो गल्फ ऑफ कच्छ है, तमिलनाडु का जो आपका गल्फ ऑफ मन्नार है, वहां पर मिलेगा, और आपके अंडमान और निकोबार आइलैंड के अंदर मिलेगा। और ये जो एरिया है वो आपके वार्म शैलो वाटर्स वाले एरिया है, जहां पर क्लियर सनलाइट मिलता है, वहां पर सेडिमेंटेशन बहुत ज्यादा कम है। और इसी की वजह से जो कोरल ग्रोथ है ना, उसके लिए परफेक्ट आपके खेत है, मतलब रीजन्स है। तो एक एक करके देख लेते हैं। बे ऑफ बंगाल कोस्ट एंड डेल्टास, कोई मतलब नहीं है। सेडिमेंटेशन कितना ज्यादा होता है वहां पर? ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, नीजर नियर मेजर रिवर माउथ, ये भी आपका गलत हो जाएगा। भाई डेल्टा और रिवर माउथ पे फ्रेश वाटर और सेडिमेंट ज्यादा होता है, जो कि कोरल के लिए आपका सूटेबल नहीं होते। और सेम आपका ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, मेजर रिवर माउथ पर भी वहां पर आपको ये चीजें मिलेंगी। गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार, लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये वाला ऑप्शन इसमें आपका सही चला जाएगा। तो याद रखेंगे, इसका मैंने कारण भी आपको बताया कि जो कोरल रीफ्स है उनके लिए आइडियल कंडीशन होती है कि टेम्परेचर लगभग 20 से 30 सेंटीग्रेड का हो, वहां पर शैलो डेप्थ हो, क्लीन वाटर हो। और इंडिया में जो कोरल्स हैं वो मोस्टली आपके फ्रिंजिंग रीफ्स और बैरियर रीफ्स के रूप में नजर आता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। असर्शन रीजन बेस्ड एक और सवाल है। अभिकथन में बोल रहे हैं कि भारत में अकार्बनिक
रसायनों का उत्पादन केवल उत्तरी राज्यों में केंद्रित है, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिकल्स इन इंडिया इज सेंटर्ड इन ओनली नॉर्थर्न स्टेट्स। क्या कह रहे हैं ये बात? क्या ये बात सही है? ये वाली बात गलत है। क्यों? क्योंकि जो इनऑर्गेनिक केमिकल्स है ना, उनका प्रोडक्शन सिर्फ नॉर्थर्न स्टेट में सेंटर्ड नहीं है, ये तो पूरे इंडिया में फैला हुआ है। गुजरात में होता है, महाराष्ट्र में होता है, तमिलनाडु, आंध्र, उड़ीसा, हर जगह पर आपको इनऑर्गेनिक केमिकल्स की प्रोडक्शन मिलेगी। फिर रीजन ये बोल रहे हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडा ऐश आर क्रूशियल केमिकल्स इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स, डिटर्जेंट्स एंड ग्लास। बिल्कुल सही है। सल्फ्यूरिक अम्ल हो, सोडा ऐश उर्वरक, डिटर्जेंट और कांच के उत्पादन में महत्वपूर्ण रसायन के रूप में यूज होते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड और सोडा ऐश का यूज आप फर्टिलाइजर्स में भी देखेंगे, डिटर्जेंट्स में भी देखेंगे, ग्लास में भी देखेंगे। इन सारी इंडस्ट्रीज के लिए ये बहुत ही बेसिक केमिकल है। तो इसीलिए यहाँ पर ये रीजन सही था, लेकिन असर्शन गलत था। असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, इसीलिए ये आपका डी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट जाएगा। कभी भी अगर आपसे बेसिक इनऑर्गेनिक केमिकल्स के नाम पूछे जाए ना, तो आपको सल्फ्यूरिक एसिड का नाम सबसे पहले याद रखना है, जिसको किंग ऑफ केमिकल्स भी कहते हैं। आपको सोडा ऐश का नाम याद रखना है, जिसको ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री के अंदर यूज करा जाता है। तो ये जो केमिकल इंडस्ट्री है ना इंडिया की, का ये कोर सेक्टर है, जहां पर यूपीएससी और बाकी के इस एग्जाम्स के अंदर जो मैच इंडस्ट्रीज के उनके रॉ मटेरियल के साथ टॉपिक होते हैं ना, उसमें ये पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं भाई? करेक्ट है, सॉरी, करेक्ट वाले बताने हैं। दो स्टेटमेंट इन्होंने दिए, एक एक करके हम यहाँ पर देखते हैं स्टेटमेंट्स को। पहला है, पंथी स्टेप्स इनकोड टीचिंग्स फ्रॉम गुरु घासीदास की अमृतवाणी, यानी कि पंथी सीढ़ियां गुरु घासीदास की अमृतवाणी की शिक्षाओं को दर्शाती हैं। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? आप लोगों को सतनामी कम्युनिटी के बारे में पढ़ाया हुआ है मैंने, यानी कि ये जो सवाल है इसमें आपका जो पंथी नृत्य है या फिर पंथी जो डांस है उससे रिलेटेड है, जो कि छत्तीसगढ़ का एक फेमस ट्राइबल और फोक डांस है, और सतनामी कम्युनिटी से आपका ये संबंधित होता है। अब उसी को लेकर इन्होंने पहला स्टेटमेंट पूछा कि भाई जो पंथी डांस है उनके स्टेप्स गुरु घासीदास की जो अमृतवाणी है उसकी टीचिंग्स को इनकोड करता है। तो होता है क्या है ना, इस डांस के जो मूवमेंट्स हैं उसके अंदर सोशल इक्वालिटी, नॉन वायलेंस, ह्यूमन डिग्निटी, इन जैसे मैसेजेस को एक्सप्रेस करा जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि ये जो आपका इट मार्क्स मास्क रिप्रेजेंटिंग सत्पुरुष आर वॉर्न इन हाई रिचुअल वर्जन्स, यानी कि उच्च अनुष्ठानों में सत्पुरुष का प्रतिनिधित्व करने वाले मुखौटे पहने जाते हैं। ये वाली बात भी इसमें सही है। तो जो हिंग रिचुअल वर्जन है ना, उसमें जो डांसर्स हैं वो सत्पुरुष को रिप्रेजेंट करने वाले जो मास्क है वो पहनते हैं। सतपुरुष, सतनामी जो संप्रदाय है उसका एक सुप्रीम स्पिरिचुअल सिंबल माना जाता है। तो इसीलिए यहां पर ये दोनों ही स्टेटमेंट इन्होंने भाई करेक्ट दिए थे। तो कल को अगर आपसे अगर ये पूछें कि भाई पंथी डांस का जो संबंध है वो कौन से राज्य से है, तो आप वहां पर छत्तीसगढ़ राज्य आंसर करेंगे। गुरु घासीदास और सतनामी संप्रदाय से इसका संबंध है। मास्क का जो यूजेज है वो एक रिचुअलिस्टिक डांस का इंपॉर्टेंट फीचर है, ये बात आपको याद रखनी है। Which article defines state and union territories for the purposes of the constitution, यानी कि संविधान के प्रयोजनों के लिए कौन सा अनुच्छेद राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को परिभाषित करता है? बहुत चर्चित आर्टिकल है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 1 है, पहला आर्टिकल। तो हमारे आर्टिकल 1 ऑफ द इंस्टीट्यूशन के अंदर आपको क्या डेफिनेशन नजर आएगी कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो यही आर्टिकल आपके राज्यों को, यूनियन टेरिटरीज को क्या करता है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी देता है ना। इसीलिए हम क्या कहेंगे कि स्टेट और यूटी का जो एग्जिस्टेंस है ना, वो डिफाइन करने का काम कौन सा आर्टिकल कर रहा है? आपका आर्टिकल नंबर 1 कर रहा है। ठीक है, बाकी के ऑप्शन में देखो आपका इन्होंने आर्टिकल नंबर 3 दिया। आर्टिकल नंबर 3 क्या कहता है? ये राज्यों के फॉर्मेशन और उनकी जो बाउंड्रीज है उनकी चेंज करने से संबंधित है। ये लिखने की जरूरत नहीं है ना, मैं यहां पर चलो लिख देता हूं, स्टेट फॉर्मेशन या फिर अगर उनकी बाउंड्रीज को चेंज करना वगैरह है उससे संबंधित है आर्टिकल 3। 239 नंबर आर्टिकल क्या है? ये जो यूनियन टेरिटरीज है ना उनके प्रशासन से संबंधित है। आर्टिकल 240 किससे संबंधित है? ये
जो यूनियन टेरिटरीज है उनके लॉज से संबंधित है। तो इन्हें भी याद रखिएगा कि बाकी आपको आर्टिकल 1, आर्टिकल 3। अच्छा, आर्टिकल 2 पर भी बात कर लेते हैं। फिर आर्टिकल 2 किससे संबंधित है? जो नए स्टेट का एडमिशन होगा उससे संबंधित है आर्टिकल नंबर 2 के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट यदि कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये दो आपको कथन दिए गए हैं और इनमें से बताना है कि कौन कौन से सही हैं। तो एक एक करके ऑप्शन देखेंगे भाई। पहला स्टेटमेंट है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज मेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, यानी कि प्रत्यायोजित विधान प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा बनाया जाता है। क्या ये बात बिल्कुल ठीक है? ये बिल्कुल ठीक है। पहली चीज, ये जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है ये क्या है? तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होती है ना, जैसे कि मिनिस्टर्स, जैसे कि डिपार्टमेंट, ये उनके द्वारा बनाया जाता है। पार्लियामेंट अपनी पावर्स का एक पार्ट उन्हें डेलीगेट करती है। उसी लिए ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के द्वारा डेलीगेटेड लेजिस्लेशंस बनाए जाते हैं, जैसे कि मिनिस्टर्स, जैसे कि डिपार्टमेंट्स, उनकी बात हो रही है। दूसरा है, इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। क्या इसको किसी भी न्यायालय के अंदर चुनौती नहीं दे सकती? गलत है ये बात। अगर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को कोर्ट में चैलेंज करने की बात हो रही है तो उसको करा जा सकता है। कब? अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में हो, वो अपना जो पेरेंटल एक्ट है उससे वो अलग हो। इसीलिए यहां पर ये सिर्फ पहला वाला ही स्टेटमेंट सही था, इसीलिए हम इसमें ओनली ए वाला जो ऑप्शन है इसको करेक्ट मार्क करेंगे। ठीक है। अच्छा, मैं एक और सवाल पूछता हूं कि ये जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है इसको एक और नाम से भी जाना जाता है क्या? इसको सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का नाम भी दिया जाता है। पार्लियामेंट वर्कलोड को कम करने का ये एक तरीके से काम करता है, लेकिन जुडिशियल रिव्यू इसके लिए हमेशा पॉसिबल है। ठीक है, तो रूल ऑफ लॉ का एक इंपॉर्टेंट पिलर है, याद रखना इसको। What is the most likely reason for temperature increase in the thermosphere during solar storms? यानी कि सौर तूफानों के दौरान थर्मोस्फेयर में तापमान वृद्धि का जो सबसे संभावित कारण है वो क्या है? सभी लोग आंसर कर देंगे। आप लोग मुझे बताओ कि जो थर्मोस्फेयर है वो एटमॉस्फेयर की वो लेयर है जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है लेकिन डेंसिटी बहुत ज्यादा कम होती है। तो होता है क्या है ना, जब ये आपके सोलर स्टॉर्म्स या फिर जो आपके सौर तूफान होते हैं, इनके समय में जो सन से हाई एनर्जी रेडिएशन जैसे कि यूवी और एक्सरेज हैं वो निकलती हैं, और यही जो रेडिएशन है वो थर्मोस्फेयर के अंदर जो गैस मॉलिक्यूल्स और एटम्स हैं उनके द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, जिससे उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो बढ़ जाती है। और इसी वजह से टेम्परेचर आपको शार्पली इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। मतलब हीट का मेन रीजन अल्ट्रावायलेट और जो एक्सरेज रेडिएशन है ना उसका एब्जॉर्ब करा जाना है। तो मॉलिक्यूलर फ्रिक्शन इन्होंने ऑप्शन दिया है, गलत है। थर्मोस्फेयर में एयर बहुत थिन होती है, फ्रिक्शन का तो रोल जो है वो निग्लिजिबल होगा। यूवी एंड एक्सरे एब्जॉर्प्शन, ये वाला आपका जो ऑप्शन है वो इसके अंदर करेक्ट चला जाएगा। तो याद रखेंगे। अब हमारे जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं उनके बारे में क्लैरिटी है ना, कि सबसे पहले आपका ट्रोपोस्फेयर आता है जहां पर आपके वेदर फेनोमेनाज और क्लाउड्स वगैरह आपको नजर आते हैं। फिर ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन नजर आता है? आपको स्ट्रेटोस्फेयर नजर आता है, जहां पर आपको एक लेयर नजर आएगी जिसको ओजोन लेयर कहा जाता है। स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर आपको कौन सी लेयर नजर आएगी? आपको मीजोस्फेयर नजर आएगा, जहां पर जो मीटियोर्स होते हैं वो आपके जलने लगते हैं। इस मेसोस्फेयर के ऊपर आपको नजर आएगा थर्मोस्फेयर। इस थर्मोस्फेयर के अंदर जो भी अरोरा है, जो भी सैटेलाइट्स हैं और हाई टेम्परेचर वगैरह है वो आपको नजर आएंगे। और इस थर्मोस्फेयर के ऊपर आपको नजर आएगा एक्सोस्फेयर, जहां पर आउटर मोस्ट लेयर के रूप में आपको चीजें नजर आएंगी। ठीक है, तो ये बेसिक बातें आप लोगों को भी याद रखनी है। ये था भाई हमारा डिस्कशन आज की क्लास के अंदर। हमने 15th ऑफ सितंबर की शिफ्ट नंबर 2 में बनने वाले जीके जीएस के क्वेश्चंस का डिस्कशन किया, तो इसलिए इस सेशन को हमने मार्क कर दिया डन। सेशन अगर आपको 1% भी फायदेमंद लगा है तो आप इसको बिना लाइक करे ना जाएं। अपने कमेंट्स जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियोस को शेयर जरूर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, और भी आपकी तैयारी रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज इस चैनल पर होती है तो आपका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। बाकी ये मेरा एप्लीकेशन है EDU24। इस पर आपको जीके जीएस के 20K प्लस क्वेश्चंस का कलेक्शन मिलेगा, और आगे आने वाले समय में और भी क्वेश्चंस को मैं इसके अंदर ऐड करूंगा। इसके अलावा मेरे
जो डेली करंट अफेयर के क्विजेज हैं वो आपको मिलेंगे। जो वीकली करंट अफेयर का मैं डिस्कशन करता हूं उसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइडेड है, और भी मल्टीपल चीजें अवेलेबल है। एक बार आप एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा। एंड जो मेरे टेलीग्राम का लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करिएगा। एंड अगर आपको कुछ भी पर्सनली मुझसे पूछना है तो रॉबिन SIRG के मेरे इंस्टाग्राम यूजर नेम पर आप लोग मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए मिला जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, इसमें इतना ही। थैंक यू।